हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक विज्ञान की इसका पार्ट 6 का भाग दो शुरू करने से पहले एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले भाग में हमने क्या क्या देखा। हमने कोशिका के बारे में देखा कि कोशिका कैसी होती है, उसकी संरचना के बारे में देखा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका के बारे में, सबसे लंबी कोशिका के बारे में हमने जाना। और इसके अतिरिक्त कोशिका की खोज किसने की थी इसके बारे में भी हमने देखा। और हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना के बारे में देखा, उनके कार्यों के बारे में देखा हमने। और अब हम आज देखेंगे पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों कोशिकाओं के अध्ययन से हम यह जान चुके हैं कि अधिकांश कोशिकाएं पादप एवं जंतु कोशिका में समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जो केवल पादप या फिर केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिनके आधार पर ही पादप एवं जंतु कोशिकाओं की पहचान की जाती है। तो दोनों में अंतर दिया गया है, यहाँ पर तालिका बना के देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। और चौथा पॉइंट है, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है पादप कोशिका में और रिक्तिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं जंतु कोशिका में। ठीक है, और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, जबकि जंतु कोशिका में अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में ही पाया जाता है। तो ये था पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। आगे देखते हैं ऊतक के बारे में। ऊतक देखते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिक जीवों में सभी जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि एक ही कोशिका में संपन्न होती है। बहुकोशिक जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशी कोशिकाओं का समूह संकुचन एवं प्रसारण करता है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है तथा पौधों में जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। कोशिकाओं के ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य संपन्न करने में दक्ष होती हैं, वे समूह में होती हैं। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, ऊतक कहलाता है। यह है ऊतक की एक सरल शब्दों में परिभाषा। समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, ऊतक कहलाता है। आगे है पादप ऊतक। देखते हैं क्या है और कौन कौन से होते हैं ये। आप जानते हैं कि जंतुओं में लंबाई में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, परंतु पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जिससे नई शाखाएं बनती हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों में ऊतकों यानी पादप ऊतक को प्रविभाज्य ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पादप ऊतक को जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, प्रविभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। ठीक है, अब देखते हैं प्रविभाज्य ऊतक क्या है। प्रविभाज्य ऊतक के बारे में दिया गया है यहाँ पर। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में ही होती है। ऐसा विभाजन उन पौधों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रविभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाला ऊतक कहा जाता है। क्रियाकलाप, यहाँ देखिए क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया गया प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। आइए दो कांच के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और प्याज को अलग अलग जारों पर एक एक करके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र में दर्शाया गया है, एक को इस पर रखा गया, एक को इस पर। ठीक है, आगे है 5 दिनों तक दोनों प्याजों के जड़ों की लंबाई मापते हैं। ठीक है, 5 दिन तक मापते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे दिनों में दोनों जार के प्याज के मूल की लंबाई माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज के जड़ को चौथे दिन लगभग 1 सेंटीमीटर काट लें। ठीक है, इसके बाद दोनों जारों में रखी प्याज की जड़ों की लंबाई को 5 दिनों तक पुनः अवलोकन करें और उसमें प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका के अनुसार अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यहाँ दिया गया है तालिका, इसमें लिखने के लिए कहा गया है। आगे है इस प्रकार उनका क्रियाकलाप जलकुंभी की जड़ों के अग्र सिरे काट कर पुनः जल में छोड़कर भी किया जा सकता है। ये प्रयोग दिखाया गया है कि इसी तरह का प्रयोग जलकुंभी पर भी किया जा सकता है। आगे है उपरोक्त क्रियाकलाप का निरीक्षण करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहले जार में रखी प्याज की जड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ? ये क्रियाकलाप के लिए है कि जो क्रियाकलाप करेगा वो इन प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर। ठीक है,
जब हम दूसरे जार में रखी प्याज की जड़ के अग्र सिरे को काटने के बाद जड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ? जब हम दूसरे जार में रखे प्याज की जड़ के अगले हिस्से को काट देते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देती है, क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था प्रविभाजी ऊतक के बारे में, और आगे है अस्थायी ऊतक के बारे में। प्रविभाजी ऊतक द्वारा बनी नई कोशिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? क्या वे पुनः विभाजित होती हैं? ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। इनके समूह को अस्थायी ऊतक कहते हैं। जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में अस्थायी ऊतक देख सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक। ठीक है, अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जो है जटिल ऊतक। पहले जो है पादप ऊतक को जो है 2 भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और अस्थायी ऊतक। अब अस्थायी ऊतक को भी 2 भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। ये दोनों ऊतक मिलकर बढ़े हुए पादप का गठन करते हैं। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप निर्माण में इन ऊतकों का विशेष योगदान है। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक हैं। आगे है, यहाँ भी एक क्रियाकलाप जो है दिया गया है, देखते हैं क्या है क्रियाकलाप। फिर उसके बाद इन जो ऊपर क्रियाकलाप था और ये वाला है, इन दोनों का निष्कर्ष नीचे दिया गया है, देखेंगे उसके बारे में भी। गुलमेहंदी अथवा टमाटर का एक छोटा पौधा लें। एक कांच के बर्तन में आधा पानी भरकर उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। इस रंगीन पानी में पौधे की जड़ को डुबोकर रख दें। लगभग 10 से 15 घंटे पश्चात पौधे को बाहर निकालें। पौधे के तने की अनुप्रस्थ काट यानी क्षैतिज काट लेकर हैंड लेंस की सहायता से देखें क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। केंद्रीय घेरे में लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्हें संवहन पूल कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये जो लाल लाल हैं इसको जो है संवहन पूल कहते हैं। संवहन पूल जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक से मिलकर बनते हैं। ये जो संवहन पूल हैं ये किन 2 ऊतकों से मिलकर बनते हैं? जाइलम और फ्लोएम। इनसे संवहन का कार्य होता है। ठीक है, आगे है पादप ऊतक के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में दिया गया है। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम ऊतक करते हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक। ठीक है, आगे है दूसरा पॉइंट, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम ऊतक द्वारा किया जाता है। पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है उसे पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक। अब है आगे जंतु। अभी तो पादप ऊतक के बारे में हमने देखा। पादप ऊतक जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है, प्रविभाजी ऊतक और अस्थायी ऊतक। फिर अस्थायी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक। ठीक है, अभी हमने देखा। और फिर जाइलम फ्लोएम के बारे में हमने देखा। ठीक है, संवहन ऊतक जो है जटिल ऊतक जो है ये उसे संवहन ऊतक भी कहते हैं, ये अभी हमने देखा। जटिल ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ठीक है, जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। और अब हम देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में। कार्य के आधार पर जंतु ऊतक कई प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य स्तर बनाते हैं। यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इसे यहाँ देखिए एपिथेलियम ऊतक को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं इसे पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर था, यह ऊतक पूरे शरीर का बाहरी आवरण बनाता है, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहा जाता है। कौन से ऊतक को? एपिथेलियम ऊतक को। ठीक है, खोखले अंगों जैसे मुख गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिकाओं आदि की भीतरी सतह इसी ऊतक से बनी होती है। ठीक है, इन सब की भीतरी सतह जो है ये सब एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। आगे देखते हैं, दूसरा है संयोजी ऊतक। जंतु ऊतक में दूसरा नंबर दिया गया है संयोजी ऊतक को। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं और सहारा प्रदान करते हैं, जैसे अस्थि, रक्त आदि, ये सब संयोजी ऊतक में आते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से तथा एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने में मदद करते हैं। ये ऊतकों के बीच के स्थान को भरने, दृढ़ता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं। अब संयोजी ऊतक को कई भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। अंतरालीय ऊतक। पहला है अंतरालीय ऊतक। ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में तथा रक्तवाहिनियों एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। दूसरा है अस्थि या उपास्थि। अस्थि तथा उपास्थि।
अस्थि सबसे कठोर ऊतक है। अस्थि जो है सबसे कठोर ऊतक है, ध्यान देने वाला पॉइंट है। इसमें कैल्शियम तथा खनिज पाया जाता है, जिससे इसमें दृढ़ता आ जाती है। शरीर को ढांचा यानी कंकाल प्रदान करने में इसका विशेष योगदान होता है। जबकि उपास्थि लचीला होता है, जैसे बाह्य कण उपास्थि का बना होता है। ठीक है, आगे है रक्त। अगला पॉइंट है रक्त। ये भी जो है संयोजी ऊतक में आता है। यह एकमात्र ऊतक है जो तरल अवस्था में होता है, अतः इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है तथा इसमें 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका तथा प्लेटलेट्स। ठीक है, यह 3 प्रकार की होती हैं, लाल RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, कुछ और भी जाने देखते हैं क्या है इसमें। शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाने से रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। इसकी कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। प्लेटलेट्स रक्त के जमने में सहायक होती है, जिससे चोट लगने पर रक्त का बहाव नियंत्रित होता है प्लेटलेट्स से। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव पर नियंत्रण करती हैं। ठीक है, आगे है पेशी ऊतक। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती है जिन्हें पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के ये पेशी ऊतक, ये तीसरा पॉइंट है। अभी हमने संयोजी ऊतक के बारे में जाना, उससे पहले एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के खोखले अंगों जैसे मुख, गुहा, आमाशय, आंत, श्वास नली, फेफड़े, रक्त नलिका, इन सब की भीतरी सतह जो है एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक कई प्रकार के होते हैं, उनमें 3 प्रकार हमने देखा, अंतराली ऊतक, अस्थि, उपास्थि और जो है रक्त, इनके बारे में देखा। अब है तीसरा पॉइंट पेशी ऊतक, तो इसके बारे में देखते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, पेशी ऊतक जो है अंगों को गति प्रदान करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी यानी रेखित पेशी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। आप इनमें देख सकते हैं, यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो है रेखित पेशी ऊतक है और ये जो है अरेखित पेशी ऊतक है, नीचे वाला। ठीक है, ये जो है जब हम सूक्ष्मदर्शी से इनका अवलोकन करते हैं तो इनमें हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं और धारियां दिखाई देती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं। ये देखिए, ये जो हैं ये रेखित पेशियां हैं, ये काफ़ी मजबूत होती हैं और प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं। ये जो रेखित पेशी हैं ये बहुत मजबूत होती हैं और ये कंकाल से अधिकतर जो है जुड़ी होती हैं। आगे है आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है। हम इनमें इच्छानुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, चूँकि जो है रक्त नलिका में जो प्रसार संकुचन होता है, आहार नाल में जो भोजन खिसकता है नीचे, वो जो है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, इसलिए हम इन्हें जो है अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मूत्रवाहिनी में भी ये पेशियाँ पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है। इनको अरेखित पेशी भी कहते हैं। अभी हमने पीछे चित्र में देखा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है अरेखित पेशी ऊतक है। ठीक है, आगे है हृदय की पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। यह रचना में रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी यानी अनैच्छिक पेशी के समान होती हैं। यहाँ दिखाया गया है हृदय पेशी ऊतक को। आगे है तंत्रिका ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं। चौथा पॉइंट है तंत्रिका ऊतक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको हर जगह काम देगा। आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है इसके चित्र को, तंत्रिका कोशिका के। ये जो है उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने का कार्य करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाएं कहलाता है। ये देख सकते हैं, तंत्रिकाएं को दर्शाया गया है। तंत्रिकाएं से अनेक धागे जैसी रचनाएं प्रवर्ध निकलती हैं, इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर डेंड्रॉन को दर्शाया गया है।
तंत्रिकाय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है। इसे तंत्रिकाज एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन यहाँ दर्शाया गया है। तंत्रिकाय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाश दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तो ये था तंत्रिका ऊतक के बारे में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे लेकर आएंगे। इसके अगले भाग में जंतुओं में समन्वयन कैसे होता है, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएँ जो होती हैं, किस प्रकार की मनुष्य में तंत्रिकाएँ होती हैं, कपाल तंत्रिकाएँ, रीढ़ तंत्रिकाएँ, इन सब के बारे में जानेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी जानेंगे, हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, पौधों में समन्वयन कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।